टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वर्ल्ड बैंक। सो हमने पहले वाली क्लास में डिस्कस किया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। वर्ल्ड बैंक का जो पहले का जब ये एस्टेब्लिश हुआ था, इसका नाम था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, एंड ये एस्टेब्लिश हुआ था 1944 में। और ये कहाँ पर ये एस्टेब्लिश हुआ था? ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में। लेकिन इसने अपना वर्क स्टार्ट किया था, ये ऑपरेशनल में कब से आया था? ये आया था 1947 में। और ये सिस्टर इंस्टीट्यूट है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, क्योंकि ये दोनों इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में बने थे। इसीलिए ये एक ही समय पर बनने के कारण, एक ही जगह पर बनने के कारण, और इनके मोस्ट ऑफ फंक्शन सेम होने के कारण, मतलब फंक्शन सेम नहीं, इनका गोल सेम होने के कारण इनको हम ब्रेटन वुड ट्विंस बोलते हैं। ओके, और ये सिस्टर इंस्टीट्यूशन होते हैं। अब इसका एम क्या था? IMF में हमने उसका एम पढ़ा था कि उसका काम होता है ऐसी कंट्री जिनकी फाइनेंशियल स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशन डेफिसिट में जा चुकी है, नेगेटिव में जा चुकी है, तो ऐसी क्राइसिस आ चुका है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुका है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुका है, उनको इनको रिफंड करना, उन्हें फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करना, ताकि वो अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव कर सकें। तो इसी के बाद वर्ल्ड बैंक का फंक्शन होता है, एम होता है दुनिया से पुवर्टी को इरेडिकेट करना। ओके, सो रिड्यूस द पुवर्टी बाय प्रमोटिंग सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन मेंबर कंट्रीज। इट अटेन्स this goals by providing loans and technical assistance for project and program in इट्स डेवलपिंग मेंबर कंट्रीज। ओके, सो ये कैसे करेगा? इसका जो मेन एम होता है, ये पुवर्टी को इरेडिकेट करना होता है अपनी मेंबर कंट्री से। क्योंकि हमने इसकी हिस्ट्री पढ़ी थी कि जब वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ था, तो उसके बाद मोस्ट ऑफ द यूरोपियन एंड एशियन कंट्रीज बहुत ही ज़्यादा उनकी हालत ख़राब हो चुकी थी, वो फाइनेंशियली डाउन हो चुकी थी और वो फिजिकली भी डाउन हो चुकी थी। तो उनको उनकी कंडीशन को सही करने के लिए, उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए ये टू ऑर्गेनाइजेशन बनी, वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो वर्ल्ड बैंक का ऑब्जेक्टिव था पॉवर्टी को इरेडिकेट करना इसकी मेंबर कंट्रीज से, ताकि वो अपने अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकें और डेवलप हो सकें। तो जो मेन वर्ड है डेवलपमेंट, वो इसी में ही आएगा। किस में आएगा? आपके वर्ल्ड बैंक में ही आएगा डेवलपमेंट। ओके, सो नाउ इसकी जो मेन एक्टिविटी होती हैं वो क्या होती हैं? ये प्रोवाइड करता है लोन्स टू द मेंबर कंट्रीज़ को, और जो ये लोन प्रोवाइड करता है अपनी मेंबर कंट्री को, वो लो इंटरेस्ट पर प्रोवाइड करता है। ओके, अब इसके हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC। IMF का भी हेडक्वार्टर कहाँ पे? वाशिंगटन DC। और ये हेडक्वार्टर कब बना था? सबसे पहले ब्रेटन वुड में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। कब? 1944 में। फिर इसका एक हेडक्वार्टर बनाना था ताकि अपना फंक्शन अच्छे से कर सके, तो वो हेडक्वार्टर बना था वॉशिंगटन DC में 1945 में। ओके, जब इसकी फाउंडिंग हुई थी इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन की, डेट इज़ वर्ल्ड बैंक एंड IMF, तो ये सेम गोल की तरफ ही वो करते थे। क्या करते थे? वर्क करते थे कि इकोनॉमिक कंडीशन को अच्छा करना अपनी मेंबर कंट्रीज से। ओके, सिंस देयर फाउंडिंग्स बोथ द वर्ल्ड बैंक एंड IMF have worked together toward many of the same goals. The new bank received most of its fund from the New York investment कम्युनिटी। ये वाला क्वेश्चन आपका, ये जो सेम लाइन है, ये आई थी आपकी UPSC के एग्जाम में, इसलिए आपको इस पर फोकस करना है कि जो न्यू बैंक है, यानी कि न्यू बैंक कौन सा? वही वर्ल्ड बैंक। उसने ना जब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो इससे मोस्ट ऑफ द फंड न्यूयॉर्क इन्वेस्टमेंट कमेटी USA से मिली थी। तो उसमें USA ना लाकर न्यूयॉर्क इन्वेस्टमेंट कमेटी था ऑप्शन में, तो आपका आंसर हो जाता न्यूयॉर्क इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी हो जाता आपका वो आंसर। यदि देशों के नाम पूछे जाए तो USA आपका आंसर होगा, और यदि ऑप्शन में न्यूयॉर्क इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी आए तो आपका आंसर वो होगा। ओके, सो नाउ बैंक मेड इट्स फर्स्ट जनरल रिकंस्ट्रक्शन लोन टू फ्रांस, नीदरलैंड, डेनमार्क, लग्जमबर्ग इन 1947। ओके, सो इसने पहली बार लोन किसको दिया था रिकंस्ट्रक्शन के लिए? क्योंकि हम जानते हैं कि इसका नाम क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो ये लोन प्रोवाइड करता है रिकंस्ट्रक्शन के लिए और डेवलपमेंट के लिए। तो इसने सबसे पहले लोन प्रोवाइड किया था फ्रांस को, देन न्यूयॉर्क, देन डेनमार्क एंड देन लग्जमबर्ग। ओके, ये 1947 में प्रोवाइड किया था।
अब आपको एक चीज़ में डिफरेंस समझना जरूरी है। एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईवीआरडी, उसका नाम था आईवीआरडी, दैट इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। लेकिन बाद में जो लोग थे वो उसे इनऑफिशियली वर्ल्ड बैंक बोला करते थे। तो फिर बाद में क्या हुआ, वर्ल्ड बैंक के अंदर दो ऑर्गेनाइजेशन बना दी, दो इंस्टीट्यूट बना दिए। उनमें से एक था आईवीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, एंड सेकंड था आईडीए, दैट इज इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ओके, सो ये लिखा हुआ है यहाँ पे वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक किसको बोलते हैं? वर्ल्ड बैंक वो है जिसके अंदर दो इंस्टीट्यूट आते हैं, यानी कि आईवीआरडी और आईडीए को हम वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। ओके, और एक होता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप, उसमें 5 इंस्टीट्यूट आते हैं, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, सो नाउ वर्ल्ड बैंक सप्लाइज qualifying government with low interest loan, zero interest loan credit and the grant. ओके, तो वर्ल्ड बैंक क्या करता है, ये गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड करता है लो इंटरेस्ट पे। और एक बात याद करना, जो वर्ल्ड बैंक होता है वो डेवलपिंग कंट्री को ही लोन प्रोवाइड करता है, डेवलप कंट्री से इसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। ओके, सो वर्ल्ड बैंक ओनली प्रोवाइड लोन एंड टेक्निकल असिस्टेंस फॉर डेवलपिंग कंट्री एंड लीस्ट डेवलप कंट्रीज। ओके, सो ये लो इंटरेस्ट लोन प्रोवाइड करता है, मतलब जिनकी इंटरेस्ट रेट 1% 2% इतनी होती है। जीरो इंटरेस्ट क्रेडिट, जीरो इंटरेस्ट क्रेडिट का मतलब होता है कि आप इंटरेस्ट मत लौटाओ, आप बस प्रिंसिपल अमाउंट लौटा दो, इंटरेस्ट की चिंता मत करो। ओके, एंड ग्रांट, ग्रांट का मतलब होता है ऐसे लोन जो कि आप कुछ मत लौटाओ, आप रख लो, ये होते हैं ग्रांट। सो ग्रांट ये पिछली वाली लाइन का था। अब नाउ वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या होता है, मैंने बताया था एक होता है वर्ल्ड बैंक जिसमें दो इंस्टीट्यूट आते हैं, आईवीआरडी एंड आईडीए। ओके, अब आता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर 5 इंस्टीट्यूट आते हैं, ठीक है। थ्रू द ईयर द वर्ल्ड बैंक हैज एक्सपेंडेड फ्रॉम अ सिंगल इंस्टीट्यूशन टू अ ग्रुप ऑफ 5 यूनिक एंड कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो फिर ये पहले नहीं था, पहले तो हम इसको आईवीआरडी के नाम से ही जानते थे एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, लेकिन बाद में इसको वर्ल्ड बैंक ग्रुप कर दिया गया क्योंकि इसमें 5 अलग अलग इंस्टीट्यूट जोड़ दिए गए जिनके फंक्शन एक दूसरे से कम्प्लीटली अलग हैं। ओके, सो नाउ सो फर्स्ट था आईवीआरडी, दैट इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये एस्टेब्लिश हुआ था 1944 में। सो ये पहली ऑर्गेनाइजेशन की किसकी, वर्ल्ड बैंक की। एन इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड डेब्ट फाइनेंसिंग टू गवर्नमेंट दैट आर कंसिडर्ड मिडिल इनकम, यानी कि डेवलपिंग, यानी कि ये कहना चाहता है, ये वाली जो लाइन है वो ये कहना चाहती है कि जो आईवीआरडी है वो ऐसी कंट्री को लोन प्रोवाइड करता है जिनकी इनकम मिडिल है, दैट इज जो कि डेवलपिंग कंट्रीज है, वो भी बिल्कुल लो इंटरेस्ट पे, 1% 2% इतने इंटरेस्ट पे ये लोन प्रोवाइड करता है। ओके, सो नाउ अब हमारा आता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, आईडीए। ये एस्टेब्लिश हुआ था 1960 में। सो ये वाली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, ये है सेकंड ऑर्गेनाइजेशन, और आईवीआरडी थी फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये इंटरेस्ट फ्री लोन देती है, यानी कि आपको इंटरेस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आप जीरो इंटरेस्ट पे लोन लीजिए। और ये किसको प्रोवाइड करती है, पुअर कंट्रीज़ को। तो 1990 से पहले इंडिया भी आईडीए से ही लोन लेता था, लेकिन बाद में इंडिया में डेवलपमेंट हुआ तो वो अब आईडीए की कैटेगरी में नहीं आता, वो आईवीआरडी की कैटेगरी में आता है। यानी कि इंडिया को यदि अपना एजुकेशन में कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, अपने रोड बनाने हैं, फीमेल एम्पावरमेंट करना है, या हेल्थ फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना है, तो इंडिया लोन लेगा आईवीआरडी से। ओके, और ये एक अच्छी बात है कि इंडिया आईडीए की कैटेगरी से हट गया, क्योंकि अब हमारी कंट्री पुअर कंट्री में नहीं आती। पुअर कंट्री मतलब लीस्ट डेवलप कंट्री, क्योंकि हम जानते हैं 3 तरह की कंट्रियाँ होती है। एक होती है लीस्ट डेवलप कंट्री जो कि बिल्कुल ही पुअर होती है, एक होती है डेवलपिंग कंट्री, और एक होती है डेवलप्ड कंट्री। ओके, अब हम देखते हैं इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये एस्टेब्लिश हुआ था 1956 में। ओके, अब ये क्या करता है, जैसे कि अभी ये जो ऊपर के हमने इंस्टीट्यूशन पढ़े थे, ये गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो ये आईएफसी होता है ये प्राइवेट सेक्टर को लोन प्रोवाइड करता है। तो यदि क्वेश्चन में यदि आपको एग्जाम में आया कि प्राइवेट सेक्टर को लोन कौन प्रोवाइड करता है, तो वो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन करता है। तो एक बार न्यूज में आया था कि वर्ल्ड बैंक में ने लेंसकार्ट को लोन प्रोवाइड किया। तो फिर हम तो ये जानते हैं कि वर्ल्ड बैंक एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, तो फिर वो वर्ल्ड बैंक के अंदर भी आईएफसी ने लोन प्रोवाइड किया ताकि लेंसकार्ट अपनी डेवलपमेंट कर सके। ओके,
सो इस न्यूज़ पर आप ध्यान दिया करो जब भी आप न्यूज़ पढ़े। सो ये फोकस करता है ऑन द प्राइवेट सेक्टर एंड प्रोवाइड्स डेवलपिंग कंट्रीज विथ इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग एंड फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विस, यानी कि फाइनेंस तो प्रोवाइड करता ही है और एडवाइस भी प्रोवाइड करता है कि आपको क्या डेवलप करना चाहिए ताकि आपकी कंपनी यदि लॉस में जा रही है तो वो इम्प्रूव कर सके। जैसे लेंसकार्ट ने किया था, जब वो एस्टेब्लिश हुई थी वो बहुत ही ज़्यादा लॉस में जा रही थी, तो उसने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की और वो वर्ल्ड बैंक के पास जाकर उसने अपनी स्ट्रेटजी बताई, तो उसे वर्ल्ड बैंक के अंदर भी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने लोन दिया। ओके, अब अपनी अगली एजेंसी आती है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मीगा। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी मीगा, ये 1988 में एस्टेब्लिश हुई थी। अब ये वाली जो एजेंसी है ये क्या लेती है, ये ऐसी है जो कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करती है, यानी कि जैसे कि कोई कंपनी है बाहर की, वो अपनी इंडिया में आके इन्वेस्ट करना चाहती है तो उसके ऊपर किसी को गारंटी लेनी पड़ेगी कि हाँ आप इंडिया में जाओ इन्वेस्ट करो, आपका पैसा सेफ रहेगा। तो ये गारंटी कौन लेता है, वो लेती है मीगा। ओके, तो मीगा किसी को लोन प्रोवाइड नहीं करती, ये बात आप ध्यान रखना कि मीगा किसी को लोन प्रोवाइड नहीं करती, ये गारंटी लेती है लोन्स पे, लोन पे नहीं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यदि कोई कंपनी इंडिया में आके इन्वेस्ट करना चाहती है तो फिर उसका इन्वेस्टमेंट का, कि आपका इन्वेस्टमेंट सेफ है इंडिया में, वो गारंटी लेती है मीगा। ओके, अब फिफ्थ इंस्टीट्यूशन आता है हमारा इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, यानी कि जब किसी कंट्री के बीच में डिस्प्यूट हो जाते हैं तो उनको ये सेटल करता है। और एक बात याद रखना कि इंडिया इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं है। ओके, 1966 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। अब ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है आर्बिट्रेशन ऑन इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, यदि कुछ भी इन्वेस्टमेंट से संबंधित डिस्प्यूट हो जाते हैं तो उस पर ये उनको सॉल्व करता है। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस क्या क्या होते हैं वर्ल्ड बैंक के। ओके, तो हमने ये देखा था कि ये ग्रांट करता है रिकंस्ट्रक्शन लोन टू वॉर डिवास्टेड कंट्रीज, जैसे कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई थी, इसलिए कंट्रीज थी, उनने क्या सोचा कि हमें एक बैंक बनाना चाहिए जो कि हमारी कंडीशन को सही करे, रिकंस्ट्रक्ट कर सके। तो इसका ये फंक्शन तो हम देख चुके हैं कि रिकंस्ट्रक्शन लोन प्रोवाइड करता है वॉर डिवास्टेड कंट्री में जो कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। ओके, ग्रांटिंग डेवलपमेंट लोन्स टू अंडर डेवलप कंट्रीज, और ये डेवलप करने के लिए अंडर डेवलप कंट्रीज़ को लोन प्रोवाइड करता है, जैसे कि स्कूल खोलने, हेल्थ फैसिलिटीज़, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करना है, रोड बनवाने, तो इनके लिए ये क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमने अभी रिसेंटली न्यूज़ पढ़ी थी कि नागालैंड के लिए वर्ल्ड बैंक से लोन लिया स्कूल बनवाने के लिए, तो वो वर्ल्ड बैंक से लोन लिया था। ओके, अब नाउ प्रोवाइडिंग लोन्स टू गवर्नमेंट फॉर एग्रीकल्चर, इरिगेशन, पावर, ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाई, एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा। ओके, हम ना प्रोवाइडिंग लोन्स टू प्राइवेट कंसर्न फॉर स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट, हम ये भी देख चुके थे वर्ल्ड बैंक केवल गवर्नमेंट को ही नहीं प्राइवेट को भी लोन प्रोवाइड कर सकता है। ओके, सो ये कुछ स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट के लिए प्राइवेट को भी लोन प्रोवाइड करता है। प्रमोटिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय गारंटिंग लोन्स प्रोवाइडेड बाय अदर ऑर्गेनाइजेशन, ये है मीगा का फंक्शन जो कि गारंटी प्रोवाइड करती है लोन्स पे जो कि अदर ऑर्गेनाइजेशन में प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कोई बाहर की कंपनी है वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है तो फिर उसको इन्वेस्टमेंट के पे गारंटी कौन लेगा, मीगा लेगा। प्रोवाइडिंग टेक्निकल इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी एडवाइस टू मेंबर कंट्रीज फॉर स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट, ओके, ये एडवाइस भी प्रोवाइड करती है। एंड एनकरेजिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलप कंट्रीज बाई प्रमोटिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म, सो ये इकोनॉमिक रिफॉर्म लाता है ताकि इंडस्ट्रीज डेवलप हो अंडर डेवलप कंट्री में और उनकी इकोनॉमी ग्रो करे। ओके, सो ये थे फंक्शंस वर्ल्ड बैंक के। अब इंडिया में वर्ल्ड बैंक का क्या रोल है, ओके, ये हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए इंडिया क्या थी, ये पहली फाउंडिंग कंट्री थी कि जब वर्ल्ड बैंक बन रहा था, जब इसने भी पार्टिसिपेट किया था, मतलब कि जब ये ब्रिटिशर रूल के अंदर आती थी पर ये उसमें शामिल हुई थी, लेकिन सब पता था कि इंडिया बहुत जल्द इंडिपेंडेंट होने वाली है, तो इसलिए इंडिया को भी हम एक कंट्री मानेंगे जिसने, जब ये ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी अटलांटिक सिटी यूएसए में, तब पार्ट लिया था। ओके, India was one of the 17 countries which met in Atlantic City, USA in June 1944 to prepare the agenda for the Bretton Woods Conference. Okay, the name, अब ये बात याद रखना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो बैंक है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD, ये जो नाम था वो पहली बार सजेस्ट किया था इंडिया ने। ओके,
और एक बात तो याद रखना कि इंडिया वर्ल्ड बैंक का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट बोरोअर है, पर ये अपनी जो लोन लिया है उसको टाइम पे भी लौटा देता है। इंडिया में ये खास बात है। ओके, इंडिया इज़ वन ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट बोरोअर ऑफ आईवीआरडी एंड आईडीए। ओके, अब इसके मेंबर्स कितने हैं? सो आईवीआरडी के मेंबर्स हैं 189 और आईडीए के मेंबर्स हैं 172। सो ये इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ओके, अब इसके प्रेसिडेंट हाल ही में कौन है? डेविड मालपास। और इसकी जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है वो है अंशुला कांत। ये आप याद रखना, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का काम होता है कि इनसे पूछे कोई कुछ काम नहीं होता। प्रेसिडेंट के बाद चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आती हैं, और ये इंडियन है। अंशुला कांत इंडियन ओरिजिन की है, इसलिए हमको ये प्राउड फील होना चाहिए। सो अंशुला कांत के बारे में एक बहुत अच्छी खास बात यह है कि इनने एसबीआई पीओ से ज्वाइन किया था, एंड देन शी बिकम a chief financial officer in World Bank. This is very proud moment for us. Okay, so that's all about World Bank. I hope you understand all the lecture. So now we stop here. Thanks for watching.